तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हमारी बारी से एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आती है? स्वर संधि। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जहां स्वर से स्वर मिलता है। जिस संधि में स्वर से स्वर मिलता है और दो स्वरों के मिलने से उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो कुछ हमें नया देखने को मिलता है, वही क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जैसे शिक्षाधन, अर्थी। अब यहाँ पे देखिए, जो पहले पद का आखिरी वर्ण है उसके अंत में क्या है? स्वर है। और दूसरे पद के पहले में क्या है? स्वर है। यानी आ और ये दोनों ही क्या है? स्वर है। और दोनों के मिलने से जब मिलते हैं तो इनके बराबर बनता क्या है? आ। अब चूंकि यह आ हमने कहाँ से निकाला है? इस छ में से निकाला है। कहाँ से निकाला है? छ वाले पद में से निकाला है। तो यहाँ पर इसको फिर यहीं पर ले जाके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षा। और इधर का यहाँ आ गया है, बचा हुआ है, तो बन गया शिक्षार्थी। क्या हो गया? शिक्षार्थी। इसी प्रकार से विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। कहने का मतलब, जब प्रथम पद के अंत में स्वर हो और दूसरे पद के शुरू में स्वर हो और जहां स्वर से स्वर की मुलाकात हो, जहां स्वर से स्वर मिले, ऐसी ही संधि को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अब हम जो है इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में हिंदी के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। और नंबर 3 है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 है यड़ स्वर संधि। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि। ये हिंदी में संधियों के 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब हम प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 पर थी कौन? दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। सूत्र इसका होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के बाद अगर समान वर्ण आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, चाहे वह वर्ण ह्रस्व हो चाहे वह वर्ण दीर्घ हो, दोनों ही मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब ये तो सूत्र से व्याख्या हो गई, और इसकी जो पुस्तकीय परिभाषा है क्या है? अ, ई, उ और री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, कहने का मतलब अ के बाद या आ के बाद अगर अ या आ ही आते हैं, अ के बाद चाहे आ के बाद अगर अ या आ आते हैं तो दोनों जब मिलते हैं तो केवल आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। ई के बाद चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, चाहे बड़ी ई के बाद छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? बड़ी ई बनते हैं। पहले दीर्घ बनेगा। ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ के बाद चाहे बड़ा ऊ के बाद, अगर छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ आता है तो दोनों ऊ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा ऊ बनते हैं। और री के बाद चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है, वह जो है मिलकर के क्या बनते हैं? बड़ी री बनते हैं। क्योंकि हिंदी में बड़ी री का प्रचलन नहीं है, बड़ी री का प्रचलन संस्कृत में चलता है। किसमें चलता है? संस्कृत में चलता है। और वह होती है इस प्रकार से होती है, इसमें एक और घुंडी लगी होती है, क्या बड़ी री होती है, ठीक ना। संस्कृत में एक और स्वर चलता है जिसका नाम है री। इसे भी संस्कृत में क्या माना जाता है? स्वर माना जाता है। इसे भी क्या माना जाता है? स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। तो कहने का मतलब चाहे छोटा स्वर बड़े से मिले चाहे बड़ा स्वर छोटे से मिले, चाहे बड़ा बड़े स्वर से मिले चाहे छोटा छोटे स्वर से मिले, अंततः अंत में दोनों मिलकर बड़े स्वर का ही निर्माण होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? दीर्घ स्वर संधि। कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसमें जो भी स्वर बनता है वह बड़ा स्वर बनता है। इसमें जो भी स्वर बनता है क्या बनता है? बड़ा स्वर बनता है। जैसे हिमधन आ गए, हिमधन आ गए, यहाँ पे अ है, यहाँ पर आ है, अ और आ, मैंने दोनों तरफ स्वर है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, निश्चय ही है स्वर संधि है, निश्चय ही क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि तो है ही। यहाँ पर दोनों हमने अभी बताया, चाहे ह्रस्व बने छोटा चाहे दीर्घ बने बड़ा, छोटा से बड़ा मिले या बड़ा से छोटा मिले, चाहे छोटा से छोटा मिले चाहे बड़ा से बड़ा मिले, हमेशा बनता क्या है? बड़ा। हमेशा क्या बनता है? बड़ा स्वर, बड़े स्वर का ही निर्माण होता है। अब यह स्वर जाके फिर जो पहला वाला पद है उसके आखिरी वर्ण में जुड़ जाएगा।
तो माँ में आ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो हो गया थीमा, क्या हो गया थीमा। इसमें से हमने आप को निकाल लिया है, यह यहाँ आ गया क्योंकि जुड़ चुका है। अब जुड़ के कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है। बचा हुआ शब्द क्या है, लय। इसी के आगे हम लिख देते हैं लय, क्या हो गया हिमालय। करुणा धन आलय, बराबर का होगा करुणालय। विद्याधन आलय, बराबर का हो जाएगा विद्यालय। नदी धन ईश, बराबर क्या हो गया, बड़ी बड़ी मिलके दोनों बड़ी बन गए, क्या हो गया नदीश। हरि धन ईश, बराबर का हो गया हरीश। मेघ धनालय सर का हो जाएगा मेघ धन आलय, बराबर क्या हो जाएगा मेघालय। मेघालय। शिव धन आलय, बराबर हो जाएगा शिवालय। वधूधन उत्सव, बराबर का हो गया वधूत्सव। वधूत्सव। लघुधन ऊर्मी, बराबर हो गया लघूर्मी। भूधन ऊर्जा, बराबर का हो गया ऊर्जा। पूछिए आगे। पितृधन ऋण, पितृधन ऋण। अब देख लीजिए यहाँ पर एक री है, यहाँ भी एक री है, दो री मिल रही है। क्या हो रहा है, दो री मिल रही है। दो री मिल रही है तो बड़ी री बन जाएगी, बड़े ना। तो क्या हो गया पितृण, यहाँ दो री का धन में लगा दिया, दो गुंडी लग गई, अलग री को आ गया, बड़ी री हो गई, पितृण हो गया। मातृधन ऋण, बराबर का हो गया मातृण। भ्रातृधन ऋण, बराबर का हो गया भ्रातृण। तो ये रही दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब इसमें जो भी बनते हैं बड़े स्वर बनते हैं, छोटा स्वर को छोटे स्वर के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है। तो खाली योग करने के लिए आता है। जब भी निर्माण होता है तो बड़े स्वर का निर्माण होता है, इसलिए दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है, दीर्घ स्वर बनाने वाली संधि, माने बड़े स्वर का निर्माण करने वाली संधि को कहते हैं हम दीर्घ संधि। आया बात रो समझ में? इसके बाद आती है दूसरी संधि, बूढ़ स्वर संधि। कौन संधि? बूढ़ स्वर संधि। सूत्र होता है आद गुण, आद गुण। माने अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ री तथा ली आए तो क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाते हैं।
अल हो जाता है। अगर अ या आ के बाद, अगर अ या आ के बाद ई आए, अगर अ या आ के बाद ई आए, अब इस ई में बड़ी ई भी है और छोटी ई भी है। इसी में क्या है, बड़ी ई है और छोटी ई, दोनों ही है। अगर दोनों ही आते हैं तो क्रमशः, मैंने कहा क्या क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्रमशः का मतलब क्रम से ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ए। फिर अ या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा हुआ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ। अ या आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर। और अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या बन जाएगा, आर बन जाता है। माने इसी को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। माने यह जो प्रथम अक्षर है वह गुण हो जाता है, जो प्रथम वर्ण है वह क्या हो जाता है, गुण वर्ण हो जाता है। इसी को कहते हैं, हो जाता है, इसी को गुण संधि कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। यही है गुण स्वर संधि। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमाधनीश। अब देख लीजिए यहाँ पर आखिरी में क्या है, रमा, आ का आया है, आ इधर का है ई, आ और ई मिलके क्या बने, आ और ई मिलकर के क्या बन गए, आ धन ई बराबर का हो गया ए। जब इसका आ निकल चुका है, यहाँ से ए गया तो क्या हो गया, रमे हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, रमे हो गया। बचा क्या है, स, रमेश। यानी रमा माने पार्वती, रमा माने क्या होता है, पार्वती। ईश माने पति या ईश्वर, पति या ईश्वर माने रमा के पति को रमेश कहते हैं। यानी भगवान शंकर का एक दूसरा नाम क्या है, रमेश भी है। एक पर्यायवाची भी आपको मिल गया, शंकर का एक पर्यायवाची क्या है, रमेश है। उमा धनीश बराबर क्या हो जाएगा, जैसे रमा धनीश बराबर रमेश हुआ तो उमा यहाँ पर भी आई है और आई के स्थान पर क्या बनता है, ए बनता है, तो क्या हो गया, उमेश। महाधनीश बराबर क्या हो गया, महेश। गणधन ईश बराबर क्या हो गया, गणेश। सूरधन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। क्या है कि यहाँ पर है, यहाँ पर ही है और इनके क्या बनेंगे, ए बनेंगे और ए बनेंगे तो यहाँ पर एक ही मात्रा हो जाएगी, सूर्य हो जाएगा, बाकी धन और द्र बचा हुआ हो गया सुरेंद्र। हर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, हरे